अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग अपनी पीएसएम सीरीज की डिजीज सेकंड पढ़ेंगे, जो कि हमारी है चिकन पॉक्स, जिसे वारिसिला बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो होता है ये किससे कॉज होती है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है। तो जो चिकन पॉक्स या वारिसिला होती है ये एक एक्यूट हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है, जो कि होती है वारिसिला जूस्टर वायरस से। वारिसिला जूस्टर। ठीक है। तो ये इससे जो होती है वो कॉज होती है। ये होता कैसा है, ये एक डीएनए वायरस होता है, जो कि हर्पीस वायरस जो होता है उसकी फैमिली से होता है। ये वायरस क्या करता है कि रिस्पायरेटरी सिक्रीशन में प्रेजेंट होता है और स्किन लेजन में। उसके बाद ये क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, एयरबॉर्न स्प्रेड होता है या डायरेक्ट स्प्रेड से ट्रांसमिट हो जाता है। जिसकी पोर्टल ऑफ एंट्री है कि कहाँ से एंटर करता है, तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जो है इसकी पोर्टल ऑफ एंट्री है। उसके बाद ये जो इंक्यूबेशन पीरियड जब इसका होता है, तो ये इंक्यूबेशन पीरियड में फिर ये जाके जो वायरस होते हैं वो रिस्पायरेटरी म्यूकोसा में डुप्लीकेट कर वहां पे रिप्लिकेट करते हैं। उसके बाद इनका डिसेमिनेशन हो जाता है स्किन में और वेरियस ऑर्गन्स में। ठीक है। तो जो इसका पॉजिटिव एजेंट है वो है वेरिसिला जोस्टर वायरस, जिसको ह्यूमन अल्फा हर्पीस वायरस 3 भी बोलते हैं। ठीक है। इसके प्राइमरी इन्फेक्शन से चिकन पॉक्स होता है। फिर रिकवरी रिकवरी जो हो जाती है, तो जो लेटेंट इन्फेक्शन रहता है इनका क्रेनियल नर्व, सेंसरी गैंग्लिया, स्पाइनल डॉर्सल रूट गैंग्लिया, इसमें रहता है विदाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। उसके बाद कभी क्या होता है कि ये वायरस दोबारा रीअपियर कर जाता है, तो हर्पीस इसमें हो जाता है। जब हर्पीस हो जाएगा, हर्पीस जूस्टर की फॉर्म में हो जाता है, तो ये पेनफुल वेसाइकल पस्चुलर इरप्शन होते हैं, सेंसरी नर्व रूट में देखने को मिलता है। ठीक है। तो वायरस जो होता कहाँ, ओरोफैरिंजियल सिक्रीशंस में होगा, लेजन्स में होगा, स्किन और म्यूकोसा में, ये इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होगा। अगर हम बात करें, जिससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इसकी इन्फेक्टिविटी का पीरियड कितना होता है, यानी कि ये कब से कब तक इन्फेक्टिव रहता है। तो इसकी इन्फेक्टिविटी का जो पीरियड होता है रैशेस के अपीयर होने से पहले, रैशेस के अपीयर होने के 1 to 2 डेज पहले, और उसके बाद 4 to 5 डेज, रैशेस के बाद 4 to 5 डेज तक रहेगा। जब पस्चुलर स्टेज आती है तो ये जो वायरस होते हैं वो डाई कर जाते हैं, और जब लेजन जो होते हैं क्रस्टेड हो जाते हैं, स्कैब बन जाता है, तब इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं रहता। ये जो होती है हाईली कंटेजियस डिजीज है। इसमें सेकेंडरी अटैक रेट जो होता है वो लगभग 85% होता है, यानी कि कांटेक्ट के बाद जो अपीयर होने का चांस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। अगर हम बात करें कि किस एज को ज्यादा इफेक्ट करता है, तो ये सबसे ज्यादा बच्चों को इफेक्ट करता है, अप टू 10 ईयर्स ऑफ एज। अप टू 10 ईयर्स ज्यादा इफेक्ट करता है। और अगर एक बार हो जाता है तो ड्यूरेबल इम्यूनिटी होती है इसको, और सेकंड अटैक इसमें रेयर ही होता है कि एक पर्सन को अगर एक बार हो जाए तो सेकंड अटैक इसको कम ही देखने को मिलता है। अगर प्रेगनेंसी में होता है तो ये एक रिस्क फैक्टर है फीटस के लिए, जिससे कंजेनाइटल वेरिसिला सिंड्रोम देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है यूजुअली जो होता है वो 10 to 21 डेज, ये इंपॉर्टेंट है। इंक्यूबेशन पीरियड जो इसका है वो है 10 से 21 डेज। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर की, कि इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या देखने को मिलते हैं। तो जो क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, इनको अलग अलग स्टेज में डिवाइड किया गया है। माइल्ड इलनेस से लेके सीवियर इलनेस तक इसमें देखने को मिल सकती है। तो इसमें पहली स्टेज जो होती है प्री इरप्टिव। ऑनसेट जो होगा अचानक से होगा, माइल्ड टू मॉडरेट फीवर हो सकता है, पेन होगा, शिवरिंग और मैलेज देखने को मिलेगा। ये जो स्टेज होती है ब्रीफ होती है, लगभग 24 आवर्स तक रहती है। उसके बाद इसके बाद आती है इरप्टिव स्टेज, जिसमें अब रैशेस निकलेंगे।
हम लोगों ने अपने इससे प्रीवियस वाली वीडियो में पढ़ा था कि जो फीवर के बाद जो रैशेस निकलने का जो टाइम पीरियड होता है वो हमने अलग अलग डिजीज में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारी स्मॉल पॉक्स वाली वीडियो देख ली, वहां पे आपको निमोनिक्स के साथ मिल जाएगा, याद करना इजी हो जाएगा। तो ये जो होता है इरप्टिव स्टेज होती है, नेक्स्ट स्टेज है इरप्टिव स्टेज। इरप्टिव स्टेज में क्या होता है कि रैशेस निकलते हैं। ठीक है, तो जब फीवर स्टार्ट होता है उसी दिन पे रैशेस निकलते हैं। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है कि सबसे पहले ये ट्रंक पे अपीयर करेगा, उसके बाद फिर ये फेस पे, आर्म्स पे और ट्रंक पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, इसका जो इस पैटर्न को बोलते हैं सेंट्रीपेटल, बल्कि हमने चिकन पॉक्स सॉरी स्मॉल पॉक्स में पढ़ा था वो सेंट्रीफ्यूगल था। ठीक है, इसमें जो रैशेस होते हैं मेनली फ्लेक्सर सरफेस पे होते हैं। अगर हम बात करें स्मॉल पॉक्स की तो स्मॉल पॉक्स में एक्सटेंसर सरफेस पे होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, जो एक्जिला होगी ये भी इसमें इफेक्टेड रहेगी, और पाम एंड सोल वगैरह जो होंगे नहीं इफेक्टेड होंगे। इसमें जो रैशेस होते हैं वो रैपिडली, तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हैं, रैपिडली इनका वोलेशन होता है। तो जब इसमें क्या होगा, मैक्यूल, पेप्यूल, वेसाइकल, स्कैब बहुत तेजी से स्टेजेस से पास करता है। तो इसमें जो वेसाइकल जो क्लियर फ्लूइड के साथ भरे रहते हैं उनको बोलते हैं ड्यू ड्रॉप्स अपीयरेंस। ड्यू ड्रॉप्स जैसे जैसे ओस की बूंदें होती हैं उस तरह से देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें एक फीचर देखने को मिलता है प्लियोमॉर्फिज्म। प्लियोमॉर्फिज्म, प्लियोमॉर्फिज्म क्या होता है कि सारे जो स्टेजेस होते हैं, पेप्यूल, वेसाइकल, क्रस्ट, ये सब साइमल्टेनियसली देखने को मिलते हैं एक ही एरिया पे। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये इसके हो गए क्लिनिकल फीचर्स। अगर हम बात करें कि इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिल सकता है, तो इसमें जो क्या होता है कभी कभी, वैसे तो ये होता है कि माइल्ड है, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होती है, मोर्टेलिटी इसमें लेस है, ज्यादा मोर्टेलिटी देखने को नहीं मिलती। लेकिन क्या होता है कभी कभी सीवियर कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, स्पेशली इम्यूनो सप्रेसेंट पेशेंट जो होते हैं उनको। इसमें हेमरेजेस हो सकता है, निमोनिया, इंसेफेलाइटिस, एक्यूट सेरेब्रल अटैक्सिया और रीस सिंड्रोम। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि एक्यूट इंसेफेलोपैथी होती है, एसोसिएटेड होती है फैटी डिजनरेशन ऑफ विसरा के, स्पेशली लीवर के साथ। ठीक है, वैरिसिला निमोनिया जो होता है वो भी रेयर है, लेकिन एक कॉम्प्लिकेशन है, न्यूनेट्स में देखने को ज्यादा मिल सकता है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है तो ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर मैटरनल वेरिसिला है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, तो इससे फीटल वेस्टेज हो सकता है, बर्थ डिफेक्ट देखने को मिल सकता है, माइक्रोसेफेली, लो बर्थ वेट, कैटरैक्ट, ये सब देखने को मिल सकता है। तो ज्यादा रिस्क पे कौन से लोग होते हैं, ज्यादा रिस्क पे वो लोग होते हैं जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं। ठीक है, तो इसके प्रिवेंशन के लिए अगर हम बात करें तो प्रिवेंशन के लिए इसके लिए इम्यूनोग्लोबुलिन दी जाती है, वेरिसेला जूस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन, अगर 72 आवर्स आप एक्सपोजर में रिकमेंडेड है प्रिवेंशन के लिए। उसके अलावा जो इसकी वैक्सीन है वो लाइव वैक्सीन होती है, तो ये दी जाती है, लेकिन प्रेगनेंसी में जो होती है लाइव, कोई भी लाइव वैक्सीन प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती। तो ये 12 to 18 मंथ्स में बच्चों के लिए रिकमेंडेड होती है लाइव वैक्सीन। इसकी ड्यूरेशन ऑफ इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज्यादा नोन नहीं है कि कितने ईयर्स है, लेकिन प्रॉब्ली 10 ईयर्स तक होती है। ठीक है, तो हमारा ये जो था, इसमें जितने भी क्वेश्चंस आ सकते थे तो वैसे ही क्वेश्चन थे जो पूछे जा सकते थे। तो आई थिंक हमने सब कुछ कवर कर लिया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम फर्दर और इस तरीके की वीडियो बनाएं और आपके साथ शेयर करें। इससे आपको AIPGT के लिए, MO के लिए, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफी यूजफुल होगी। छोटी छोटी वीडियोस होंगी, आप इस तरीके से देखते चलेंगे तो आपको टाइम टू टाइम तैयार होता रहेगा, और आपके क्वेश्चंस भी इससे इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे जितने इस टॉपिक से आएंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज के साथ। थैंक यू।